आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खत्म ऑपोजिशन, ऐसा लग रहा है। भैया मुझे बोलने से पहले आप राजदीप सरदेसाई को बोलिएगा, क्योंकि इंडिया टुडे में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ऑपोजिशन मुक्त भारत एग्जैक्ट उनकी टैगलाइन है, बट मैं उन्होंने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा, बट मैं 10% उसका लूँगा और 90% अपना बताऊँगा। तो मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूँगा। ओके, बात यह है कि राहुल गांधी कितना भी बोल लें, बट नरेंद्र मोदी या वो कहते हैं सरेंडर मोदी, सरेंडर लगता है ऑपोजिशन ने कर दिया। मेरा मानना ये है, अब आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज कि मुझे आपको सच्चाई बतानी है। वैसे आई लव यू। तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का होना भारत में बहुत ज़रूरी है, हर स्टेट में बहुत ज़रूरी है। अगर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं होगा तो दिक्कत ये होती है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचेंगे नहीं। जैसे एसएससी का भी मुद्दा था, सरकार ने सुना, इग्नोर कर दिया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो हमको समझना है कि अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है तो देश स्ट्रांग नहीं है। विपक्ष बहुत जरूरी है, हम इसको सेलिब्रेट ना करें, यह चिंता की बात है। अब अभी जो करंट सिनारियो है वो बहुत ही अलग है। तो हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों आए, बीजेपी ने कैसे सूपड़ा साफ कर दिया। 28 में से 22 राज्यों में बीजेपी है। कंपैरिजन करेंगे कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रहती है और ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या रहती है जहां वो लैग करते हैं। एंड लास्ट में कि ऑपोजिशन को क्या चेंज करने की जरूरत है। चलिए एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले कल साइकोलॉजी ऑफ पावर, ये सब पावर डायनेमिक्स है, इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। किस तरीके से पावर को गेन करना है वो हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर से। आर्टिकल तो बहुत ही शानदार है। अमित शाह 2014 में आए थे और उन्होंने बोला था कि कांग्रेस मुक्त भारत, बट मुझे लगता है कि कांग्रेस खाली 3 राज्यों में सिमट गई है। ये इंडिया टुडे का ही मैप है। अब अगर आप देखो तो टोटल 22 स्टेट्स में बीजेपी है। 78% पॉपुलेशन बीजेपी, 72% लैंड एरिया बीजेपी। नॉन बीजेपी स्टेट ये कर्नाटक है, यहां पे आईएनसी है, कांग्रेस है, ठीक है। तेलंगाना में कांग्रेस है। उसके बाद केरल में तो चलो कांग्रेस आ गई, यूडीएफ आ गई, बेसिकली उसको कांग्रेस भी हम नहीं बोलेंगे। ऊपर चले जाओ तो पंजाब में आम आदमी पार्टी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, यहाँ पे जेकेएनसी है, यहाँ जीएमएम है। मिजोरम में, बाकी पूरा सिस्टर स्टेट जैसा में बीजेपी के पास, मिजोरम में आपकी जेडपीएम है। तो एक तरीके से कांग्रेस 3 राज्यों में बची है। लेकिन बात यह है ना कि जो वेस्ट बंगाल में हुआ ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये किसी ने नहीं सोचा था। आज़ादी के बाद बीजेपी ने वहाँ सरकार बना ली। 10 साल पहले तक बीजेपी थी ही नहीं वेस्ट बंगाल में, कोई मतलब सवाल ही नहीं था। कांग्रेस को यहाँ पे टारगेट करने चले थे अमित शाह, लेकिन पूरे ऑपोजिशन को ही टारगेट कर दिया। टीवीके आ गई है तमिलनाडु में। रीजनल पार्टीज, हम कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज का उदय हो रहा है, रीजनल पार्टीज बहुत बढ़िया कर रही हैं, लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि रीजनल पार्टीज भी खत्म होती जा रही हैं और बीजेपी टेक ओवर कर रही है अलायंस बना के। नहीं तो आंध्रा में टीडीपी है, अलायंस किसके साथ अलायंस है? बीजेपी के साथ अलायंस है मेरे भाई। तो ये जो हो रहा है, स्पेशली जो 2026 में वर्डिक्ट आया है, केरल में 2 सीटें जीत गई। केरल में दोस्तों 2 सीटें जीत गई बीजेपी, और ये बहुत बड़ी बात है। तमिलनाडु में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि विजय आज जो है 3:30 बजे गवर्नर हाउस जाएंगे और अपना सपोर्ट देंगे और विजय जो है वो सीएम बनेंगे, बट कोई बड़ी बात नहीं हो सकता बीजेपी सपोर्ट दे दे। अभी तो पता चलेगा कि कौन सपोर्ट देगा। तो यहां टोटल कंट्रोल है। कैसा है ये कंट्रोल? देखिए, एक डबल इंजन की सरकार वाला जुमला, जो कि सही भी है कि जो केंद्र में सरकार है वही राज्य में सरकार है। डेवलपमेंट जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है। मुझे अभी भी लगता है कि यूपी को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। ये कम से कम 2 हिस्सों में तो आप बांटे ही बांटे। यूपी का बंटवारा होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक, ताकि वहाँ पे तेज़ी से डेवलपमेंट हो। आसाम को रिटेन कर लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा की आप बैटल देखिए, बहुत बढ़िया कैंपेनिंग की, बहुत बढ़िया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों से कनेक्ट कर लिया। एक बूढ़ी औरत थी, वो ऐसे मतलब होंगी 90 साल की, तो ऐसे वो बीजेपी का झंडा फहरा रही थी। तो हेमंत बिस्वा शर्मा गाड़ी से उतरते हैं, अपना जो उन्होंने वो अंगोछा टाइप का ओढ़ा था, वो उनको जो पॉलिटिकल वाला नहीं होता है वो उनको उड़ा दिया। एक लड़की डाइट कोक दे रही है, वो ले लिया, मामा मामा। तो ये जो कनेक्ट है ना, यही तो चाहिए। या तो आप विजय जैसे सुपरस्टार हो,
लेकिन देखिए विजय ने तमिलनाडु में काम किया, क्योंकि तमिलनाडु में पॉलिटिक्स चलती है, वो एक इमोशनल स्टेट है, हर स्टेट में नहीं चलेगी। कितने एक्टर आए गए, खैर एक्टरों ने, जो नॉर्थ इंडिया के जो एक्टर हैं उन्होंने कुछ किया भी नहीं है सच लोगों के लिए, वो तो अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं, है ना। बीजेपी का जो डोमिनेंस है वो बहुत बड़ा है, नरेंद्र मोदी चेहरा है, जो लीडरशिप है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिरकार इससे क्या प्रॉब्लम है। सो सबसे पहली चीज़ जो है उनका नैरेटिव है ना, एंड लीडरशिप। अब इससे मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी फेस है, नरेंद्र मोदी के नाम पे अभी भी वोट पड़ रहे हैं, चाहे जो भी हो, सेंट्रल फेस है। बीजेपी की सबसे बड़ी बात क्या है ना कि वो राज्य देख के चुनाव लड़ती है। जैसे अगर उसको पता है कि वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन होना, पोलराइज कर दो, हिंदू मुस्लिम कर दो। अगर तमिलनाडु में डेवलपमेंट का मुद्दा है तो डेवलपमेंट के मुद्दे उठाओ। ये बात सच है कि बीजेपी को बहुत पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। इलेक्टोरल बॉन्ड सब तो नल एंड वॉइड है, लेकिन अलग अलग तरीकों से काफ़ी पैसा आता है, सारी पार्टीज को आता है, पार्टीज पैसे पे ही चलते, बट बीजेपी को ज़्यादा आ रहा है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप चुप होकर बैठ जाएं, ये ऐसा नहीं है एकदम। सो एक वेलफेयर, फ्री राशन, कैश स्कीम, ये सब बीजेपी निकालती है। एक नेशनलिज्म की राजनीति है, डेवलपमेंट नैरेटिव है, जहां पे नेशनलिज्म चाहिए वहां ले लो नेशनलिज्म। उधर यहाँ 1500 रुपये ममता बनर्जी ने बोले कि हम 1500 रुपये औरतों को देंगे, एससीज को देंगे। बीजेपी ने बोला हम 3000 रुपये देंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। और बीजेपी का भरोसा था क्योंकि उन्होंने करके दिखा दिया, लोगों का बहुत भरोसा था कि हाँ बहुत अच्छी बात है, हमको पैसे मिलेंगे, बाकी राज्यों में तो मिल रहे हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आते ही अमित शाह बोलते हैं 15 दिन की रैली की, 7th पे कमीशन आ जाएगा। लो भाई देखो, साम दाम दंड भेद। अमित शाह, राजदीप सरदेसाई एक किस्सा बताता है अमित शाह का, कि अमित शाह इतने गजब आदमी है, इतना गजब उनका पॉलिटिकल माइंड है। कॉलेज में जब इलेक्शन था तो यहाँ पे पता था कि वो हारने वाले हैं, और जो आधे औरतों के वोट है वो जाएंगे मतलब हमारे अगेंस्ट, तो उन्होंने सबको मैसेज भिजवा दिया घर घर में कि इस दिन औरतों को ना भेजे, इस दिन वो सेफ नहीं है। ऐसा राजदीप सरदेसाई बताते हैं, सारे के सारे वोट पड़ गए। तो अमित शाह का एक गजब पॉलिटिकल माइंड है, वो सच में चाणक्य हैं। और अब तो भैया प्रियंका गांधी ने भी बोल दिया, बोला था ना पार्लियामेंट में, इस बार जो सेशन हुआ था लोकसभा में, जो इस बार जो सेशन हुआ था मॉनसून सेशन, वो बजट सेशन बढ़िया था, काफ़ी बैंटर हुआ, हंसी मजाक हुआ, अच्छा लगा। राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं और नरेंद्र मोदी दोनों कुंवारे हैं। वहाँ पे ओम बिरला जो है वो कहते हैं अरे राहुल गांधी क्या हो गया, अंगूठे में चोट लग गई। सर इस बार बहुत बढ़िया रहा, इस बार ऐसा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। देखिए आपके सामने केस स्टडी है, केस स्टडी किसकी है? आपके सामने केस स्टडी विजय की, जो एक्टर विजय हैं, उन्होंने क्लीन पॉलिटिक्स की। यहां प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम जितना बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को गरियाओगे वो उनके साथ जाएगा। यहां पर ऑपोजिशन समझ ही नहीं रही है, वो नैरेटिव बैटल हार रही है। ममता बनर्जी को अपनी स्ट्रेंथ पे लड़ना चाहिए था। उधर योगी आदित्यनाथ ने बोला कि दिल में काबा मन में मदीना, सयानी घोष को टारगेट किया, अगले दिन सयानी घोष हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आपको थंबनेल इसीलिए बनाया है कि जो बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है, सब इसी के ट्रैप में फंस जा रहे हैं कि जो ये कह रही है वही करो। ये काम नहीं चलता, यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर हम मछली से बोलेंगे कि तू पेड़ पे चढ़ जा, और बंदर को बोलेंगे कि तू एक काम कर, नदी के पानी के अंदर घुस जा, दोनों मर जाएंगे। और यही हो रहा है ऑपोजिशन पार्टीज के साथ। सेकंड, जो ऑर्गेनाइजेशनल मशीन है, ऐसा आजाद भारत ने नहीं देखा, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशनल मशीन है आजाद भारत ने ऐसा नहीं देखा। देखिए एक चीज समझिए, कोई भी जो एरा है वो हमेशा नहीं रहता। आज बीजेपी है, कल कोई और आ जाएगी, कल को हो सकता है सिद्धांत अग्निहोत्री की पॉलिटिकल पार्टी आ जाए मजाक था, लेकिन हो भी सकता है कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन। वोट दोगे ना मुझे अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो यहां पे कुछ भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस बहाने मार रही है, ऑपोजिशन पार्टी बहाने मार रही है, और ये इलेक्शन से पहले क्लियर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, कांग्रेस को लीडरशिप चेंज करना पड़ेगा, उनको राहुल गांधी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। वो शशि थरूर को लेके आए, बहुत बेहतरीन लीडर्स हैं कांग्रेस में, और उनको चांस नहीं मिलता। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, सचिन पायलट की भी बारी आने वाली है दोस्तों। एक इतना बेहतरीन आदमी था, ये बात अच्छी बात है, ठीक है। अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया राजस्थान में, बट जेन्युइनली आपको सचिन पायलट को बनाना चाहिए था भाई सीएम राजस्थान का। वो आदमी का विजन, उसकी आप क्लैरिटी देखिए,
बट क्या हुआ, आज कहाँ है वो? कन्हैया कुमार, भाई जो भी हो वो खतरूप का इक्का है कांग्रेस का, उनको साइड लाइन। कन्हैया कुमार पूरी पार्टी को डिफेंड करते करते ही मर गए वो, पॉलिटिकली बता रहा हूं। तो भाई कांग्रेस की रणनीति बहुत गलत रही है, ऑपोजिशन की भी ऐसे ही। बूथ लेवल वर्कर्स, आप विश्वास करेंगे 3 गुना ज्यादा इस बार बंगाल में बूथ लेवल वर्कर्स कर दिए, 3 गुना ज्यादा। सुनील बंसल आए और सुनील बंसल ने पूरे बंगाल में, एक तो जो बीजेपी चुनाव करती है ना लोगों का, वो भी बहुत तगड़ा है, उनको पता है कि कौन कहां पे सेट बैठेगा। डेटा ड्रिवन कैंपेन की, डिजिटली हम कैंपेन करेंगे, अमित मालवीय को चार्ज दिया गया। और ये जो इलेक्शन मोड है ना इनका कंटिन्यूअस रहता है। जैसे यार राहुल गांधी का ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद शांत हो गए। लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो। ओके, रिसोर्स एसिमेट्री है, जैसा कि मैंने बताया आपको, है ना। रिसोर्स जाहिर सी बात है बीजेपी के पास बहुत हैं, पैसा बहुत है, बट आप इस उसमें नहीं बैठे रह सकते, आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं। कैसे? राहुल गांधी को आपने कितने इंटरव्यूज करते हुए देखा है, आप बताइए। वो कितने मीडिया चैनल पे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है, जब उनकी सरकार बननी थी, भाई वो बंदा, भाई उनको पता है कि वो ये गोदी मीडिया है या बीजेपी के साथ है, तब भी उनके चैनल पे गया और वहां पर उनको हरा के आए। ये बात अलग है दिल्ली में वो जीत नहीं पाए। राहुल गांधी कहीं जाते ही नहीं। ऑपोजिशन का भी यही हाल है। विजय एक एक्सेप्शन है, उन्होंने वो भाई वो 2009 से काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट घर तक पहुंच गए। उन्होंने जो अपना फैन क्लब बनाया टीएमआई, उसको रजिस्टर कर दिया, जो मैंने भी पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ये बात सच है, ज्यादा पैसा है तो बेटर कैंपेनिंग आप कर सकते हैं, बट ये हमेशा से रहता है। आज बीजेपी के पास पैसा है, कल पिछला कांग्रेस के पास पैसा था, कल कोई और आ जाएगा तो उसके पास पैसा रहेगा। ये कोई बहाना नहीं है। महात्मा गांधी ने जो मेंबरशिप है ना कांग्रेस की, वो बहुत सस्ती कर दी थी। उनके पास तो बिल्कुल पैसा नहीं था, पूरी दुनिया में आज भी उनका नाम ले रहे हैं। पैसा आपको इलेक्शन नहीं जितवाता, ये जितनी जल्दी ऑपोजिशन समझ जाए उतना अच्छा है। फ्रैगमेंटेड ऑपोजिशन है। जिस दिन इंडिया ब्लॉक बना था उस दिन ही मैंने ये आपको बता दिया था कि ये फेल होगा। मैंने क्या, सभी ने बता दिया था कि ये नहीं टिक पाएगा, फेल हो जाएगा। फिर यही हुआ, टिक ही नहीं पाए। सबसे पहले नीतीश कुमार बाहर गए। ईगो क्लैशेस इतने ज्यादा है कि हमको कुर्सी चाहिए, हमको कुर्सी चाहिए। या तो आप अटल बिहारी वाजपेयी हो कि 13 पार्टियों को एक साथ लेके चल रहे हैं। कोई यूनिफाइड लीडर था ही नहीं, अलायंसेस बहुत वीक था। ममता बनर्जी अब बोल रही है कि हमको सबने सपोर्ट ऑफर किया, बट उस समय कोई नहीं बोल रहा था। ममता बनर्जी कितना लड़ रही थी, वो भी इंडिया ब्लॉक से बिल्कुल अलग थलग। देन देयर इज सोशल कोलिशन शिफ्ट। बीजेपी ना सिर्फ हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रही है। 84% जो SC ST बेल्ट है बंगाल में, वोट बीजेपी को पड़े। अगर आप वोट शेयर देखोगे, वेलफेयर स्कीम्स वो उन तक पहुंचा रही है जिनको जरूरत है, और लोगों के अकाउंट में पैसा आ रहा है। आधा समाज हमारा औरतों का है, औरतों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या इसका मतलब ऑपोजिशन फ्री है? इतनी जल्दी नहीं। ऑपोजिशन कभी भी देश में खत्म नहीं होगा। 5-5 साल में इलेक्शन होते हैं। बीजेपी हारी भी है, बट उड़ीसा में बीजेपी जीती, बिहार में बीजेपी ने अपना किला फतेह किया, मतलब जो था, और अब बंगाल, ये ट्रायंगल आपके पास आ गया है। बीजेपी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यार देखो, डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है, जैसे लखनऊ में या यूपी में डेवलपमेंट है, हुआ है। नए नए हाईवेज बन रहे हैं, नए नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। वो कितने सफल है वो अलग बात है। कुशीनगर एयरपोर्ट खाक छान रहा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। बहुत जगह एयरपोर्ट जो हैं, कई जगह तो बिहार में तो मैं भूल गया, वहाँ पे तो भैंसें चराई जा रही हैं लेकिन कम से कम एयरपोर्ट बनाया तो आज नहीं तो कल वहाँ पे भीड़ आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट किया, जॉब तो दी। तो ये सारी चीज़ें ना मैटर करती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, सिनारियो 1 यही है कि अब अगले साल पंजाब में इलेक्शन है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आपस में लड़ी हुई है, बहुत मुश्किल लग रहा है भाई कि आम आदमी पार्टी दोबारा आ पाएगी। हो सकता है बीजेपी वहाँ पे भी स्ट्रेंथन कर जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर मान लीजिए ले आए, क्योंकि अब ज़्यादातर स्टेट में तो बीजेपी की सफाई से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चल ही रहा है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, बट चल ही रहा है वो एक तरीके से। सिनारियो 2, ऑपोजिशन अपने आप को री इन्वेंट कर ले। नई लीडरशिप को आना पड़ेगा। टीवी के विजय जैसे और लीडर्स को आना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज बननी चाहिए। कमेंट करो।
बेटर अलायंसेस बनानी पड़ेंगी। हाइब्रिड सिस्टम जो है, क्योंकि बीजेपी नेशनली डोमिनेंट है, रीजनल पार्टीज स्ट्रांग है लोकली। अभी भी झारखंड में जेएमएम है, जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी है। कांग्रेस से ज़्यादा तो रीजनल पार्टीज अच्छे परफॉर्म कर रही हैं, राइट। हम एक कंपेयर कर लेते हैं। वैसे तो कंपेयर के आपको पता ही चल गया है कि जैसे बीजेपी की जो कोर फिलॉसफी है वो हिंदुत्व की फिलॉसफी है। वो नेशनलिज्म पे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे जाते हैं, और जो वेलफेयर उस पे जाते हैं। ऑपोजिशन कंफ्यूज्ड है, जो कि मैंने आपको बताया। डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, अलग अलग पार्टी है तो अलग अलग आइडियोलॉजी वो लेके आती है। लीडरशिप मॉडल की बात करें तो हाईली सेंट्रलाइज्ड है बीजेपी का, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। वो पहले ही बता, सीएम भले ही ना बता सीएम बिना सीएम फेस के उतरता है वो, तब भी जीत जाते हैं। डिसीजन फ्लो टॉप डाउन है, ठीक है ना, बॉटम अप नहीं है। ओके, ऑपोजिशन में वही जैसा मैंने बताया, लीडर्स बहुत है। देखिए, सबसे पहले तो ऑपोजिशन को एक क्लियर नैरेटिव बनाना पड़ेगा अगर उनको बाउंस बैक करना है तो। जो भी स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा। एंटी बीजेपी मत बनाइए, एंड बीजेपी को छोड़िए, आप बीजेपी से अलग हटिए, लोगों की बात करिए, लोगों के मुद्दे उठाइए, फ्यूचर बताइए, जॉब्स, इकोनॉमी, गवर्नेंस मॉडल, लोगों को सपने दिखाइए और लोगों के घर घर तक जाइए। और एंड हर चैनल पे अपने बड़े लीडर्स को भेजिए, चैलेंज करें वो कि आप आइए डिबेट करें हमसे। जिस तरीके से डिबेट जैसे अमेरिका में होती है डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के बीच में, ऐसी एक डिबेट भारत में भी होनी चाहिए। लीडरशिप स्ट्रक्चर, एक फेस मत दिखाइए, जरूरी नहीं कि आप एक फेस पे ही काम करें। जैसे यहां पीएम मोदी बहुत स्ट्रांग है, वोटर को एक क्लैरिटी चाहिए होती है। जैसे अभी भी कांग्रेस जब लड़ती है या ऑपोजिशन लड़ता है तो वो फेस, बिना फेस के कई जगह लड़ता है। लोगों को ये चीज़ समझनी है। एंड ग्राउंड गेम को फिक्स करिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑन ग्राउंड बूथ लेवल प्रेजेंस जितना हो उतना अच्छा है। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जैसे मोराल डाउन होता जाता है, जैसे यहाँ पे बहुत मोराल डाउन होगा। कल जो ममता बनर्जी ने बोला कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो कैडर्स का मोराल बूस्ट करने के लिए ही था। लेकिन हर साल, हर वक्त, हर समय आपको लोकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, ग्राउंड पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। स्मार्टर अलायंस बनाइए, डेस्परेट नहीं। शीट शेयरिंग क्लियर होनी चाहिए, और उनके साथ सीट शेयर करिए जो लोगों के नज़र में हो, यानी कि जो लोगों के साथ हैं। अगर आपने लोगों के दुश्मनों के साथ भी सीट बना ली, जो कि ऑपोजिशन के साथ अक्सर ऐसा होता है, प्रॉब्लम होगी, लास्ट मिनट कियोस होगा। और लोग, क्योंकि अल्टीमेटली लोग वोट दे रहे हैं, आप जितना भी ट्राई कर लें। एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टार्ट सेलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। नए नए लोगों को मौका दें, क्रिटिसाइज करना बंद करें और बेचना शुरू करें अपने आइडियाज को, अपने विजन को। वोटर को स्मार्टली टारगेट करें, स्पेशली वुमेन वोटर्स, जिनको बेनिफिशियरी, जिनको जो वेलफेयर बेनिफिशियरीज है, ठीक है। और इसमें वक्त लगेगा, बट धीमे धीमे आप चेंज देख सकते हैं, राइट। तो भाई, ऑपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी एक बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन थी। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है। और बहुत ही शानदार कोर्स है साइकोलॉजी ऑफ पावर, आप इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।